नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है शिवशंकर तिवारी और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल एग्जाम वॉरियर्स बिगिंस। लेवल 6 का रिजल्ट आ चुका है और जिन भी छात्रों का इसमें रोल नंबर्स आ चुके हैं, जो भी छात्र लेवल 6 में क्वालिफाई हो चुके हैं, चाहे वो स्टेशन मास्टर का हो या फिर कमर्शियल कमर्शियल अप्रेंटिस का हो, तो आप सभी को बहुत बहुत बधाई कि आपका इसमें नाम आया हुआ है फाइनली। अब क्योंकि मेडिकल और डीवी की डेट आने ही वाली है और कुछ टाइम बाद उसका अनाउंसमेंट हो जाएगा, ऐसे में आपको डीवी और मेडिकल एग्जामिनेशंस साथ में फिजिकल एग्जामिनेशंस को लेकर के काफ़ी तैयारियां हो जानी चाहिए। अगर इसमें किसी भी तरह का डिसऑर्डर है तो उसे ठीक भी करना चाहिए और साथ में आपको पता होना चाहिए कि किस तरह के टेस्ट यहाँ पर किए जाएंगे। तो इस टॉपिक को लेकर के मैं यहाँ पे आया हूँ सिर्फ और सिर्फ लेवल 6 के जो स्टैंडर्ड है A2, जो कि आपको मैं दिखाऊंगा कि नोटिफिकेशन में कहाँ दिया गया है। और नोटिफिकेशन में एक जो चीज़ मुझे मिली है दैट इज IRMM। ये क्या चीज़ है? इंडियन रेलवे मेडिकल मैनुअल। आपके नोटिफिकेशन में ये दिया गया है कि इंडियन रेलवे मेडिकल मैनुअल के चैप्टर 5 में जो भी बातें इंक्लूड हैं वही मेडिकल एग्जामिनेशन में होगा। यानी कि अगर आप मेडिकल कैसे होगा, क्या चीज़ें चेक की जाएंगी, कब आपको फिट या फिर अनफिट किया जाएगा, वो किस बेसिस पर होगा, वो सब कुछ इस चैप्टर 5 इंडियन रेलवे मेडिकल मैनुअल में दिया गया है और वो मैंने डाउनलोड किया है, उसे मैं आपके सामने यहाँ पे दिखाऊंगा। उसमें हम ये जानेंगे कि कौन सी कंडीशन होगी जिसकी वजह से आपको अनफिट कर दिया जाएगा या फिर आपको टेम्पररी अनफिट कर दिया जाएगा। अगर आपको टेम्पररी अनफिट किया जाता है तो कितने समय बाद आपको दोबारा मेडिकल कराना होगा, ये सब कुछ इस मेडिकल मैनुअल जो है उसमें दिया गया है। रेलवे की वेबसाइट्स है, मैं वेबसाइट भी बता दूंगा कहाँ से आप उसे डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है। दूसरी एक चीज़ है उसमें मैंने ये भी देखा कि अगर कोई महिला है और वो इन्होंने एग्ज़ाम दिया, इसमें क्वालिफाई हैं, बट वो प्रेग्नेंट हैं इस टाइम पे या फिर मेडिकल के टाइम पे, तो क्या उन्हें अनफिट कर दिया जाएगा या क्या कंडीशंस होगी, वो आपको यहाँ पे देखना होगा। इसके अलावा अगर कोई स्टूडेंट है, मेडिकल एग्जामिनेशन जिस बोर्ड में उसका हो रहा है, अगर वो उस बोर्ड के मेडिकल एग्जामिनेशन संतुष्ट नहीं है तो क्या कर सकता है वो? क्या उसे दूसरा बोर्ड प्रोवाइड कराया जाएगा कि अपने दूसरे बोर्ड में जाकर के वो अपना मेडिकल टेस्ट कराए, या फिर उसे मेडिकल सर्टिफिकेट कहीं और से ही बनवा कर लाने का मौका मिल सकता है, या फिर उसे अनफिट ही कर दिया जाएगा। ये सब कुछ हम इस वीडियो में जानने वाले हैं। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक मैं लेकर के आया हूँ आपके लिए, आपके फ्यूचर्स के लिए। इन चीज़ों को जानना ज़रूरी है, इसलिए आप लास्ट तक इस वीडियो को देखिएगा और लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, ठीक है, ताकि आगे की जो भी चीज़ें हैं आपको मिलती रहे और मैं ऐसे ही मेहनत करता रहूँ आपकी चीज़ों को बताने के लिए, ठीक है। साथ में चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी के अभी सब्सक्राइब करिए। आगे जो भी इन्फॉर्मेशन होगी रेलवे के रिगार्डिंग, आपके मेडिकल या फिर डेवी के रिगार्डिंग, या फिर आपकी जो भी क्वेरीज होंगी, अगर आप सब्सक्राइब किए रहेंगे तो मैं उसे लेकर आऊँगा, तो आपको वहाँ पे नोटिफिकेशन मिलती रहेगी, ठीक है। तो ये सब कुछ इस वीडियो में जानने वाले हैं, तो बिल्कुल स्किप मत करिएगा, आज इस वीडियो को पूरा देखिएगा और आपको इन सारी डाउट्स के क्लियरेंस यहाँ पे मिल जाएगी। इसके अलावा और भी जो डाउट्स हैं, चाहे वो विज़न को लेकर के, जैसे इसमें हमें आपको विज़न टेस्ट कैसे होगा, है ना, हियरिंग टेस्ट कैसे होगा, ठीक है, क्या दांतों के डिसऑर्डर होने की वजह से भी आपको फेल किया जा सकता है। तो ये काफ़ी चीज़ें हैं जो इस मैनुअल में दिया गया है, आप खुद भी इसे पढ़ सकते हैं। तो ये बहुत सारी बातें हैं जो यहाँ पे जानने वाले हैं, तो थोड़ा सा टाइम लग जाएगा बट डोंट माइंड, सब कुछ जानना है तो आप इसको ज़रूर पूरा देखिएगा। तो चलिए, सबसे पहले मैं आपको नोटिफिकेशन दिखाता हूँ रेलवे का, जहाँ पर दिया गया है कि क्या स्टैंडर्ड होना चाहिए यहाँ पर बोर्ड का, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर ये नोटिफिकेशन आपके पास भी होगा और आप इसे देख भी सकते हैं कि यहाँ पर A2 मेडिकल स्टैंडर्ड है, जो कि रेलवे बोर्ड की मेडिकल स्टैंडर्ड में सबसे पहला यही है और सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट यही है। यानी कि लेवल 6 के पोस्ट के लिए जो आपका मेडिकल स्टैंडर्ड होना चाहिए वो A2 होना चाहिए, जिसमें फुल्ली फिजिकली फिट होना चाहिए और विजुअल एक्टिविटी का यहाँ पर दिया गया है। तो यहाँ पर जो दिया गया है ना, वो विजुअलाइजेशन मतलब आई टेस्ट जो है ना, सिर्फ उसी का दिया गया है। लेकिन बाकी और जो टेस्ट होते हैं वो क्या होते हैं, कैसे होते हैं, वो कुछ यहाँ पे मेंशन नहीं है, ठीक है। तो इसके लिए यहाँ पर आप नीचे आएंगे तो यहाँ पर देखेंगे क्या लिखा गया है कि द एबव मेडिकल स्टैंडर्ड आर इंडिकेटिव एंड नॉट एग्जॉस्टिव एंड अप्लाई टू कैंडिडेट इन जनरल, ठीक है। तो पहली बात तो ये है कि जितने भी ये टेस्ट है ना, ये इंडिकेटिव नहीं है, ना ही ये इंडिकेटिव है, मतलब सबके लिए इंपॉर्टेंट है। एग्जॉस्टिव, इसमें किसी भी तरह का आपको डिस्काउंट यहाँ पे नहीं मिलने वाला है, जो चीज़ दिया गया है वो उतना होना ही चाहिए। द कैंडिडेट आर एडवाइज टू रीड चैप्टर 5, जो मैंने आपको बताया, चैप्टर 5 ऑफ इंडियन रेलवे मेडिकल मैनुअल IRMM, ठीक है, वॉल्यूम ऑफ विच कैन ऑल्सो बी एक्सेड एट द www.indianrailway.gov.in।
तो यहीं से मैंने इसे इस वाले वेबसाइट पे आप जाइए, वहाँ पर आपको ये चैप्टर 5 जो है इंडियन रेलवे मेडिकल मैनुअल का मिल जाएगा और उसे आप डाउनलोड करके खुद भी पढ़ सकते हैं। ठीक है, तो फिलहाल अब मैं उस वेबसाइट पे जाता हूँ जहाँ से मैंने इसको डाउनलोड किया है और वो नोटिफिकेशन आपको दिखाता हूँ चैप्टर 5 का। तो देखिए, अगर आप डाउनलोड करेंगे तो आपको ये पेज वहाँ पे ओपन होकर के आएगा, आप इसे डाउनलोड कर लेंगे यहाँ से। ठीक है, तो ये है चैप्टर 5 मेडिकल एग्जामिनेशन सेक्शन ए, मेडिकल एग्जामिनेशन ऑफ द कैंडिडेट फॉर अपॉइंटमेंट ऑफ गैजेटेड रेलवे सर्विस। तो जो भी टॉप मोस्ट सर्विसेज हैं रेलवे की, वहां के लिए जो वो सेक्शन ए में आते हैं, और सेक्शन ए की जितनी भी सर्विसेज होंगी, चाहे वो A2 हो, A1 हो या फिर A3 हो, उन सभी को गैजेटेड रेलवे सर्विस में माना जाएगा। और उसके लिए क्या क्राइटेरिया होना चाहिए वो यहाँ पर दिया गया है। तो पहले तो इंट्रोडक्शन है, इसमें ये बताएगा कि मेडिकल एग्जामिनेशन क्यों कराया जाता है, क्या वजह है, वो सारी बातें हैं, तो ये आप पढ़ लीजिएगा। ठीक है, मैं आगे चलता हूँ। यहाँ पर देखिए दिया गया है कि डिटेल्स ऑफ द एग्जामिनेशन आर गिवन बिलो। तो क्या एग्जामिनेशन होगी, देखिए, मेडिकल एग्जामिनेशन ऑफ द कैंडिडेट फॉर अपॉइंटमेंट ऑफ गेस्टेड रेलवे सर्विस इंक्लूड जनरल फिजिकल एग्जामिनेशन एंड विजन टेस्ट। तो दो तरह की टेस्ट होंगी आपको यहाँ पर, पहला जनरल फिजिकल एग्जामिनेशन और उसके बाद विजन टेस्ट होता है। ठीक है, तो देखिए जनरल फिजिकल एग्जामिनेशन में क्या होगा, तो पहली बात यह है कि टू बी पास्ड एज फिट फॉर अपॉइंटमेंट अ कैंडिडेट मस्ट बी इन गुड मेंटल एंड bodily health and free from any physical defect likely to interfere with the efficient performance of his duty and appointment। तो कुल मिलाकर के आपको पूरी तरीके से फिजिकली फिट होना चाहिए, ताकि आपका जो वर्क है, जिस भी पोस्ट पे आप जाने वाले हो, उससे आपको करने में किसी भी तरह कोई भी प्रॉब्लम ना हो, है ना। तो ये बातें हैं। दूसरी चीज लिखी गई, इन द मैटर ऑफ द को रिलेशन ऑफ एज, हाइट, चेस्ट girth of candidate, it is left to the medical board to use whatever correlation figure are considered most suitable as a guide in examination of the candidate if there be any disproportion with regard of height, weight and chest girth। मतलब देखो, दूसरी चीज ये भी है कि आपके हाइट, वेट और चेस्ट के, हाइट और वेट के अकॉर्डिंग चेस्ट की गर्थ को भी चेक किया जाएगा। ठीक है, उसमें भी किसी तरह की कोई ऐसा अबनॉर्मलिटी उनमें दिखाई देती है तो जाकर के वो एक्सरे कराएंगे और एक्सरे में वो देखेंगे कि आपका जो रिबकेज है ना, वो ठीक तरीके से फिट है या नहीं है। अगर आपको वहां पर ये जो चीज है वो पूरी तरीके से मेडिकल बोर्ड पे डिपेंड करती है कि इसकी वजह से आपको फिट करेंगे या फिर नॉट फिट करेंगे, ये बोर्ड के ऊपर डिपेंड करता है। ठीक है, इसके बाद है यहाँ पर हाइट, वेट एंड चेस्ट की। तो देखिए, ये जो सर्विस है वो सिर्फ और सिर्फ जो पुलिस में जाते हैं, मतलब रेलवे पुलिस में, तो उनके लिए है, ये आपके लिए नहीं है, तो इसे आपको छोड़ देना है। ठीक है, यहाँ पर ये सारी चीजें आपके लिए नहीं है, तो इसे हम अभी यहाँ पे नहीं देखेंगे। ठीक है, फिजिकल में बस आपको टोटली फिट देखा जाएगा, चेस्ट, रिबकेज वगैरह ठीक ठाक से है, वो सारी चीजें चेक की जाएंगी। अब हम आगे देखते हैं पॉइंट नंबर 6। यहाँ पे लिखा है द फॉलोइंग एडिशनल पॉइंट शुड बी ऑब्जर्व। और क्या चेक किया जाएगा, देखिए, द कैंडिडेट हियरिंग इन ईच ईयर इज गुड एंड दैट देयर इज नो साइन ऑफ डिजीज ऑफ ईयर। तो आपके ईयर टेस्ट यानी कान टेस्ट किए जाएंगे, उसमें किसी भी तरह का कोई भी डिजीज दिखाई नहीं देने चाहिए। इन केस ऑफ इट इज डिफेक्टिव द कैंडिडेट शुड बी गॉट एग्जामिन बाय ENT, जो कि ईयर, नोज एंड थ्रोट स्पेशलिस्ट होते हैं, उनके द्वारा आपको चेक किया जाएगा। देखो, पहले जो आपका टेस्टिंग होता है ना, वो कौन करता है, जो असिस्टेंट्स होते हैं वो करते हैं। अगर उन्हें कोई डाउट लगता है तब वो डॉक्टर के पास या फिर स्पेशलिस्ट के पास भेजते हैं और वहां पे आपका एग्जामिनेशन किया जाता है। ठीक है, हियरिंग रिमेडिबल, अगर आप जो डिफेक्ट उन्हें लगता है और वो ये देखते हैं कि द डिफेक्ट इन हियरिंग इज रिमेडिबल, मतलब उसे ठीक किया जा सकता है अगर किसी ऑपरेशन से या फिर किसी हियरिंग एड से, तो अ कैंडिडेट कैन नॉट बी डिक्लेयर अनफिट, तब आपको अनफिट नहीं किया जाएगा, है ना। तो ये ENT वाले डॉक्टर जो होंगे वो डिसाइड करेंगे कि आपका जो ईयर का जो प्रॉब्लम है वो ठीक हो सकता है या नहीं हो सकता है। अगर वो ठीक हो सकता है तो आपको टेम्पररली अनफिट करेंगे और आपको ऑपरेशन वगैरह जो भी होगा उसको कराना होगा। अगर वो ठीक नहीं हो सकता है तो वहीं पर आपको अनफिट कर देंगे। इसके बाद जो लिखी गई है, दैट द स्पीच इज विदाउट इम्पेडियंट, मतलब ये भी होना चाहिए कि जो भी बातें बोली जा रही है आपको सही तरीके से सुनाई देनी चाहिए। और दूसरी जो चीज लिखी गई है, हिज हर टीथ are in good order and he is provided with denture where necessary for effective mastication, well filled teeth will be considered as sound। तो देखिए, यहाँ पर लिखा गया कि जो आपके teeth है ना, उनकी ऑर्डरिंग भी सही तरीके से होनी चाहिए। अगर आपके दांतों की जो ऑर्डरिंग है वो सही तरीके से नहीं है या फिर कुछ दांत टूट गए हैं
या फिर सामने के दांत आपके टूटे हुए हैं, तो वैसे में आपको यहाँ पर डिस्क्वालीफाई किया जा सकता है। इसलिए ये भी इम्पोर्टेंट है कि आपके जो teeth हैं वो प्रॉपर मैनर में हो, दोनों साइड ऊपर और नीचे के, और आप जब बोलो तो आपकी जो वॉइस है वो क्लियर आए, है ना। इसके बाद लिखा गया कि दैट द चेस्ट इज वेल फॉर्म्ड एंड चेस्ट एक्सपेंशन सफिशिएंट एंड दैट हिज और हर्ट और लंग्स आर साउंड। ठीक है, तो आपकी जो चेस्ट है उसका एक्सपेंशन सही तरीके से होना चाहिए, ये भी चेक किया जाएगा। ठीक है, ये सारी चीजें होंगी। इसके अलावा देयर इज नो एविडेंस ऑफ एनी एब्डोमिनल डिजीज, आपको किसी भी तरह का स्टमक डिजीज नहीं होना चाहिए, किसी भी तरह का। इसके अलावा नोट हैविंग हर्निया, हर्निया टेस्ट आपका किया जाएगा। हर्निया में क्या होता है कि आपके बॉडी में किसी भी तरह का दूसरा कोई ऑर्गन एक लंबा सा निकल आता है, कोई ऑर्गन बढ़ जाती है, तो उस तरह की कोई प्रॉब्लम आपको नहीं होनी चाहिए। दैट द कैंडिडेट डज नॉट सफर फ्रॉम हाइड्रोसल, वेरिकोस वेन एंड पाइल्स, तो ये डिजीज जनरली टेस्ट किया जाता है, आपको ही पता होगा, है ना। तो हाइड्रोसल की प्रॉब्लम आपको नहीं होनी चाहिए, और इसके अलावा पाइल्स जैसी कोई समस्या है वो नहीं होनी चाहिए। अगर ऐसा कुछ है तो आपके पास टाइम है, आप ऑलरेडी उसे ऑपरेशन करा के इसे क्योर किया जा सकता है। ठीक है, तो आप इसे क्योर करा लीजिए ताकि आपको मेडिकल एग्जामिनेशन में कोई भी दिक्कत ना हो। इसके अलावा हिज और हर लिम्ब, हैंड्स एंड फीट आर वेल फॉर्म्ड एंड डेवलप्ड दैट देयर इज फ्री एंड परफेक्ट मोशन ऑफ ऑल जॉइंट्स। लिम्ब यानी कि जो आपके हाथ और पैर हैं वो एक तरीके से बढ़िया सा मतलब होना चाहिए। ऐसा नहीं कि एक हाथ छोटा है एक हाथ लंबा है, या फिर आपकी उंगलियां ठीक से फोल्ड नहीं हो रही हैं, है ना। कुछ ऐसे डिसऑर्डर हो सकते हैं, किसी किसी को होती है एक्सीडेंट की वजह से उंगलियां में कुछ प्रॉब्लम है तो ये उंगली सीधी ही है, वो मुड़ ही नहीं रही है ना। कलाई पे जितने भी जॉइंट्स हैं वो फ्री होने चाहिए, परफेक्टली वो मूव करने चाहिए, ये सब कुछ आपका यहाँ पे चेक किया जाएगा। इसके अलावा दैट ही सी डज नॉट सफर फ्रॉम इनवर्टेरेट स्किन डिजीज, स्किन डिजीज आपके कहीं भी ऐसा नहीं होना चाहिए, है ना। नो कॉन्ग्निटेंटल मालफेक्शन ऑफ डिफेक्ट, कॉग्निटियल मालफेक्शन और डिफेक्ट क्या होता है, यानी कि जन्मजात कोई बीमारियां हैं, तो ऐसी अगर चीजें हैं तो भी आपको यहाँ से डिस्क्वालीफाई कर दिया जाएगा। ठीक है, इसके अलावा क्या है कि ही और सी डज नॉट बियर ट्रेसेस ऑफ एक्यूट और क्रॉनिक डिजीज पॉइंटिंग एन इम्पेयर्ड कॉन्स्टिट्यूशन, है ना। क्रॉनिक जो डिजीज होती है, डिसऑर्डर्स होते हैं जो आपके कई सारे पीढ़ियों से चले आ रहे हैं, तो इस तरह की कोई भी डिजीज अगर आपका सिम्टम्स वहाँ पे देखा जाता है तो भी आपको डिस्क्वालीफाई कर दिया जाएगा। देखिए यहाँ पर आपको लिया कब जाता है, जब कोई ऐसी डिजीज हो जो क्योरेबल हो, मतलब जिसे ठीक किया जा सके। अब कोई ऐसी डिजीज है जो बाय बर्थ है, क्रॉनिकल है ना, तो वो डिजीज ठीक नहीं हो सकती, वो चली आती है पीढ़ियों दर पीढ़ी, तो ऐसे में कहीं ना कहीं आपको डिस्क्वालीफाई कर दिया जाता है। इसके अलावा आप फ्री फ्रॉम कम्युनिकेबल डिजीज, कोई भी कम्युनिकेबल डिजीज जैसे कि आपको चेचक हो गया, टीबी हो गया, है ना, जो कम्युनिकेबल डिजीज हैं, तो अगर ऐसा भी कुछ है तो भी आपको यहाँ पे डिस्क्वालीफाई कर दिया जाएगा। इसके अलावा कुछ यहाँ पे बातें लिखी गई हैं और जो कि नोट में दिया गया है कि अनडिसिडेंट टेस्टिस, अनडिसिडेंट टेस्टिस इंट्रा एब्डोमिनल इन पोजीशन। अब मैं दिखाऊंगा कि ये सब होता क्या है, इसकी फोटोग्राफ्स मैंने यहाँ पे लेकर आया हूँ, आप देख सकते हो कि इसे कैसे आप चेक कर सकते हो। एंड अनएसोसिएटेड विथ हर्निया शुड नॉट बी कॉज फॉर रिजेक्शन। ठीक है, तो अगर इस तरह की चीजें हैं जैसे अनडिसिडेंट टेस्टिस है या फिर इंट्रा एब्डोमिनल इन पोजीशन आपका टेस्टिस का हो गया है, अनएसोसिएटेड, और ये जो चीजें हैं मतलब ये जो बातें लिखी गई हैं, अगर ये हार्निया के से रिलेटेड नहीं है तो आपको रिजेक्ट नहीं किया जाएगा। ठीक है, तो पहले आप ये देख लो कि अनडिस्टेंट टेस्टिस होता क्या है, मैं वो आपको दिखा देता हूँ। देखिए यहाँ पर जो फिगर दिया गया है आप ये देख सकते हो, अ, एक मिनट, जैसे ये वाला फिगर देखिए, यहाँ पे क्या लिखा, अनडिसिडेंट टेस्टिस। ठीक है, ये पोजीशन यहाँ पे, जबकि यहाँ पर ये दोनों इस तरफ होना चाहिए था। ये देखो ये डिसिडेंट टेस्टिस है और ये क्या है, अनडिसिडेंट टेस्टिस है। तो अगर ये अनडिसिडेंट है और ये आपके हर्निया से रिलेटेड नहीं है, मान लीजिए कि यहाँ नहीं है, ये यहाँ पे है, और बट ये हर्निया से रिलेटेड नहीं है, तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है, तब तो आपको सेलेक्ट किया ही जाएगा। लेकिन अगर ये हर्निया से रिलेटेड है तब आपको दिक्कत हो सकती है। या फिर नॉर्मली जो होता है इंसानों को इस तरीके से होता है, ये अगर ऊपर चला गया है कोई एक या फिर दोनों, तो वो आप उसे अनडिसिडेंट टेस्टिस बोलते हैं। ठीक है, तो ये बात यहाँ पे है। इसके अलावा अगर आप देखो इसमें लिखा गया एक टॉपिक टेस्ट। ठीक है,
ectopic test located in inguinal canal, abdominal wall, or thing being more liable for trauma torsion should be passed fit only after the examination has undergone surgical treatment. अगर ectopic testis है, अब ectopic testis क्या होता है वो मैं आपको बताता हूँ। देखो, ectopic testis में आपको यहाँ पर ये दिख रहा है, यहाँ पर ये जो आपका स्ट्रोटम होता है इसमें यहाँ पर ये होना चाहिए था, बट इसकी पोजीशन यहाँ पे चेंज हो चुकी है, जो इस जगह पे आ चुकी है, तो इसे ही हम क्या बोलते हैं, या फिर यहाँ आ चुकी है ना। तो ये सारे कई सारे डिसऑर्डर्स होते हैं, अगर ऐसा भी है तो भी आपके लिए प्रॉब्लम यहाँ पे हो सकती है, ठीक है। तो एक टॉपिकल टेस्टिस है जो कि आपके कैनाल या फिर एब्डोमिनल वाले या फिर थाई के पास, जैसे आपने फिगर में देखा वहां पर है, तो ये तभी पास किया जाएगा आपको जब कोई सर्जिकल ट्रीटमेंट आपने कराया है और वो सही तरीके से हुआ है, उसे ठीक करा दिया है आपने, तो ही वो उसे एग्जामिनेशन में पास किया जाएगा, वरना उसे फेल कर दिया जाएगा, ठीक है। आगे जो बात लिखी गई है कि द फॉलोइंग आर द गाइडलाइंस फॉर द मेडिकल एग्जामिनिंग अथॉरिटी इन रिस्पेक्ट ऑफ हियरिंग एंड डिजीज ऑफ ईयर, नोज एंड थ्रोट। तो देखिए यहाँ पर ईयर, नोज और थ्रोट के रिगार्डिंग कुछ बातें बताई गई हैं। अब इसमें आपको देखना होगा कि किस बेसिस पर आपको फेल, फिट या फिर अनफिट किया जाएगा या फिर टेम्पररीली अनफिट किया जाएगा। तो पहली बात है मार्क्ड और टोटल डेफनेस इन वन ईयर एंड अदर आर बीइंग नॉर्मल। मतलब एक कान तो आपका ठीक है, बस दूसरा वाला जो है वो डिफ है, मतलब उससे सुनाई नहीं देता। तो इसमें आपको चेक किया जाएगा कि अगर आपका नॉन टेक्निकल जॉब है तो आपकी 30 डेसिबल तक की साउंड, उससे अधिक की साउंड अगर आप सुन पाते हैं तो आपको फिट माना जाएगा, अदरवाइज आप अनफिट कर दिए जाएंगे। दूसरी बात लिखी गई परसेप्टिव डिफनेस इन बोथ ईयर इन विच सम इम्प्रूवमेंट इज पॉसिबल बाय हियरिंग एड। मतलब आपकी दोनों ही कान में डिफनेस है, दोनों ही कान से कम सुनाई देता है, लेकिन हियरिंग एड वगैरह लगाकर उसे इम्प्रूव किया जा सकता है। तो ऐसे में आपको टेक्निकल और नॉन टेक्निकल दोनों ही के लिए फिट समझा जाएगा अगर आप जो है 30 डेसिबल तक के ऊपर की जो साउंड है वो आप सुन पाते हो, और 1000 फ्रीक्वेंसी से लेकर के 4000 फ्रीक्वेंसी तक की, ठीक है। इसके अलावा दिया गया परफोरेशन ऑफ टिम्पैनिक मेम्ब्रेन्स ऑफ सेंट्रल और मार्जिनल टाइप। तो ये परफोरेशन क्या होता है, अगर आपके देखिए लिखा गया कि वन ईयर नॉर्मल है आपका और दूसरे ईयर में परफोरेशन ऑफ टेम्पिक मेम्ब्रेन जो है वो प्रेजेंट है, तो आपको टेम्पोररली अनफिट कर दिया जाएगा, ठीक है। और मैं आपको ये लास्ट में बताने वाला हूँ, आप इसे देखिएगा कि टेम्पोररली अनफिट अगर आप होते हैं तो आपको कितना समय मिलेगा ना, वो भी जानना है। तो देखिए दूसरी चीज मैं आपको दिखाता हूँ कि अगर यहाँ पर आपको परफोरेटेड है ना, परफोरेशन है अगर आपके ईयर में, तो क्या होता है आपके साथ में, वो आप यहाँ पे देखिए। परफोरेशन के लिए यहाँ पर आपको मैं बता दूं कि होता क्या है कि अगर आपके ईयर में कुछ इस तरीके की चीजें हैं जो आपको दिखाई देती है, जैसे इसमें लिखा गया है an actic perforation is one situated in pars fallicida. Perforation of this kind are associated with the most serious variety of destructive middle ear disease, है ना। एक मिडल ईयर डिजीज होता है जो आपके हियरिंग कैपेसिटी को कम कर सकता है, तो इस वजह से आपको यहाँ पर क्या किया जाएगा, टेम्पोररली अनफिट कर दिया जाएगा, ठीक है। बट अगर आप उसे ठीक करा के आते हैं, जैसे लिखा गया कि अंडर इम्प्रूव्ड कंडीशन ऑफ ईयर सर्जरी अ कैंडिडेट विथ मार्जिनल और अदर परफोरेशन इन बोथ ईयर शुड बी गिवन अ चांस बाय डिक्लेयरिंग हिम टेम्पोररली अनफिट, है ना। तो आपको दोबारा चांस यहाँ पे दिया जाएगा। इसके अलावा लिखा क्या गया है कि मार्जिनल और एक्टिव परफोरेशन इन बोथ ईयर्स है, तो अगर दोनों ही ईयर में आपको ऐसा दिखा, मतलब एक में है एक में ठीक है, तो आपको अनफिट नहीं किया जाएगा, आपको टेम्पोररली अनफिट किया जाएगा। लेकिन अगर दोनों ही ईयर में है तो आपको अनफिट कर दिया जाएगा। इसके अलावा सेंट्रल परफोरेशन दोनों ही ईयर में है तो भी आपको अनफिट कर दिया जाएगा, ठीक है। आगे लिखा गया कि ईयर्स विथ मास्टॉइड कैविटी सब नॉर्मल हियरिंग वन और बोथ साइड। अगर आपके ईयर में कैविटी टाइप का लगा हुआ है ना, तो कैविटी क्या होता है वो मैं आपको दिखाता हूँ कि कैविटी जो होता है मास्टर्ड कैविटी, जैसे कि ये आप ईयर देख रहे हो, ठीक है। यहाँ पे आप ये देख सकते हो कि कैविटी टाइप का इस तरीके से बना हुआ है अगर आपके ईयर में, तो कहीं ना कहीं ये आपके हियरिंग कैपेसिटी या फिर ईयर ड्रम को ये नुकसान पहुंचाता है, ठीक है। तो इस वजह से आपको यहाँ पर अनफिट किया जाएगा। तो इसमें क्या लिखा है, आइदर ईयर नॉर्मल हियरिंग और ईयर विथ मस्टर्ड कैविटी फिट फॉर बोथ टेक्निकल और नॉन टेक्निकल जॉब। तो यहाँ पर आपको फिट कर दिया जाएगा। अगर मान लो
अगर नॉर्मल हियरिंग, देखिए आपकी में अगर मॉइस्चराइज है, कैविटी है, लेकिन आपकी हियरिंग जो है वो नॉर्मल है, आपको अच्छे से सुनाई देता है, तो आपको फिट किया जाएगा, है ना, आप फिट रहेंगे। लेकिन अगर सुनाई नहीं देता तो आपको अनफिट कर दिया जाएगा। इसके अलावा लिखा है मास्टर्ड कैविटी बोथ साइड अगर है तो अनफिट फॉर टेक्निकल जॉब, फिट फॉर नॉन टेक्निकल जॉब इफ हियरिंग इज इम्प्रूव टू 30 डेसिबल। अगर आपको कम सुनाई दे रहा है, 30 डेसिबल तक की साउंड सुनाई दे रहा है, तो टेक्निकल के लिए तो आप अनफिट हो जाओगे, लेकिन नॉन टेक्निकल जो पोस्ट है आपकी, उसमें आप, क्योंकि जो नॉन पॉपुलर कैटेगरी एनटीपीसी में ज्यादातर जो पोस्ट है वो नॉन टेक्निकल ही है, ठीक है। तो यहाँ पर आपको 30 डेसिबल तक की अगर सुनाई देती है तो आप वहां पे सक्सेसफुल क्वालिफाई कर जाओगे, ठीक है। आगे जो लिखा गया परसिस्टेंटली डिस्चार्जिंग ईयर ऑपरेटेड नॉन ऑपरेटेड, अगर आप किसी तरह का ऑपरेशन करवाए हुए हो और वो अगर सक्सेसफुल नहीं है अच्छे तरीके से, तो आपको टेम्परली अनफिट यहाँ पे करा जा सकता है, मतलब उसे अच्छे तरीके से करा कर ही आना होगा, है ना। क्रॉनिकल इन्फ्लेमेटरी एलर्जिक कंडीशन है ना। और लिखा गया कि कंडीशन ऑफ नोज विथ विदाउट बोनी डिफॉर्मिटी ऑफ नसल सेप्टम्स, ठीक है। तो यहाँ पर अगर किसी तरह का आपका इन्फ्लेमेटरी हो गया है, मतलब कुछ एलर्जी टाइप का आपका हुआ है, तो ऐसे में आपको वहां पे देखना होगा कि आपको किस सर्कमस्टेंसेज में काम करने के लिए मिल रहा है, ठीक है। ये डिपेंड करता है, क्योंकि एलर्जिक जो होता है किसी खास सर्कमस्टेंसेज में ही होता है, तो वो देखना होगा कि आपका जो वर्किंग है वो किस कंडीशन में हो रहा है, उसके अकॉर्डिंग बोर्ड ये तय करेगी कि आपको लिया जाए या नहीं लिया जाए। लिखा गया इफ डेविएटेड नसल सेप्टम इज प्रेजेंट विद सिम्टम्स, तो आपको टेम्परली अनफिट यहाँ पे कर दिया जाएगा। इसके अलावा लिखा गया है क्रॉनिक इन्फ्लेमेटरी कंडीशंस ऑफ टॉन्सिल, तो अगर टॉन्सिल में आपको कोई भी इन्फ्लेमेटरी कंडीशंस दिखाई देती है, अब वो कैसी होती है वो आप यहाँ पे देख लीजिए। जैसे ये है जो आपका माउथ अगर आप ओपन करते हो तो ये साइड में ये जो दिखता है ना, ये क्या होता है, टॉन्सिल होता है। तो ये वाला देख रहे हो, ये नॉर्मल है ना, ये नॉर्मल टॉन्सिल है। और यहाँ पे आप देख रहे हो ये इन्फ्लेमेटेड मतलब फुला हुआ है। तो अगर ये इन्फ्लेमेटेड है तो क्या होगा, क्या आपको अनफिट किया जाएगा या नहीं किया जाएगा। तो देखिए अगर ये जो है ना वो अगर आपका है तो फिट किया जाएगा, लेकिन अगर उसकी वजह से आपकी वॉइस क्लियर नहीं आती है ना, आपकी जो वॉइस की जो डिग्री है वो उससे काफी ज्यादा इफेक्टेड है, तो आपको टेम्पोरली अनफिट यहाँ पे कर दिया जाएगा। इसके बाद लिखा गया कि बेनिगन और लोकली मैलिग्नेंट ट्यूमर्स, अगर आपके ईयर, नोज या फिर थ्रोट में ट्यूमर पाए जाते हैं, है ना, तो क्या होगा। देखिए अगर ट्यूमर कुछ नॉर्मल सा है जिसे बाई ऑपरेशन उसे ठीक किया जा सकता है, तो उससे टेम्पोरली अनफिट किया जाएगा। लेकिन अगर वो मैलिग्नेंट है, मतलब इतना ज्यादा है कि वो कैंसर लाइक हो चुका है, बहुत ही सीवियर हो चुका है, तो ऐसे में आपको पूरी तरीके से अनफिट कर दिया जाएगा, ठीक है। इसके बाद यहाँ पे लिखा गया है ओस्टोस्क्लेरोसिस, जिसमें बताएगा कि अगर 30 डेसिबल तक की साउंड अगर आपके ऑपरेशन या फिर हेड एड लगाने के बाद आपको मिल पाती है तो भी आपको फिट किया जाएगा यहाँ पे। इसके अलावा कॉग्निटिकल डिफेक्ट्स ईयर, नोज एंड थ्रोट में है, तो लिखा गया कि अगर आपका जो वर्क है उससे एसोसिएटेड है, आपकी ईयर में जो एज है अगर उससे एसोसिएटेड नहीं है तो आपको फिट करा जाएगा। अगर उसकी वजह से आपके वर्किंग कंडीशन में प्रॉब्लम आती है तो आपको अनफिट कर दिया जाएगा। इसके बाद लिखा है नसल पॉलिप। अब देखिए नसल पॉलिप क्या होता है कि देखिए ये आपका नोज है, ठीक है, इसमें ये कुछ ऐसे दिख रहे हो मस्से टाइप के, अगर इस तरह का चीजें हैं आपके नोज में बनी हुई है तो इसकी वजह से भी आपको टेम्पोरली अनफिट यहाँ पे करा जाएगा। तो ये कुछ कंडीशन है जो आपके ईयर, नोज, थ्रोट्स को लेकर के है। आगे जो बात लिखी गई है वो लिखा गया एन एक्सरे ऑफ द चेस्ट शुड बी डन एज अ रूटीन इन ऑल केस फॉर detecting any abnormality of the heart lungs which may not be apparent by ordinal physical examination, ठीक है। तो यहाँ पर आपका जो है वो एक्सरे भी कराया जाएगा आपके चेस्ट का, ताकि पता किया जा सके कि आपका जो हार्ट है, जो लंग्स है, वो ठीक तरीके से फिटेड है, सही जगह पे है, सही से काम कर रहा है या नहीं कर रहा है। इसके अलावा यहाँ पे लिखा गया कि एक्स्ट्रा चार्ज आर टू बी रियलाइज्ड फ्रॉम कैंडिडेट फॉर स्पेशल इन्वेस्टिगेशन लाइक इकोकार्डियोग्राम, यूएसजी, अगर इस तरह की चीजें अगर प्रिस्क्राइब किया है, मतलब ये हमेशा नहीं कराया जाता, अगर जो इन्वेस्टिगेटर है उसको ऐसा लगता है कि आपका इको कराया जाना चाहिए, यूएसजी या फिर अल्ट्रासाउंड वगैरह कराया जाना चाहिए, तो ऐसे में आपको वहां पे एक्स्ट्रा चार्ज भी किया जाएगा, ठीक है, अगर प्रिस्क्राइब किया जाता है तो। आगे जो बात लिखी गई है वो उसमें बताया गया कि व्हेन एनी डिफेक्ट इज फाउंड इट मस्ट बी नोटेड इन द सर्टिफिकेट एंड मेडिकल एग्जामिनर शुड स्टेट हिज और ओपिनियन वेदर और नॉट इन लाइकली टू इंटरफेयर। तो कुल मिलाकर यह है कि अगर किसी भी तरह का डिफेक्ट होगा तो आपके सर्टिफिकेट में लिख देंगे आप फिट हैं या अनफिट है, या फिर टेम्पोरली अनफिट है, ऐसा लिख करके आपको वहां पे दिया जाएगा। तो ये तो कुल मिलाकर के होगी आपका फिजिकल एग्जामिनेशन टेस्ट।
अब आता है फिजिकल टेस्ट, विजन टेस्ट। ठीक है, विजन टेस्ट में देखो, एक तो होता है टेक्निकल सर्विस में अगर आप है तो आपका विजन टेस्ट कैसे किया जाएगा, और दूसरा आप नॉन टेक्निकल सर्विस में है तो आपको कैसा किया जाएगा। तो देखो नॉन टेक्निकल में ही आपकी पोस्ट आती है लेवल 6 वाली, तो इसमें हम देखते हैं कि इसमें क्या चीजें होनी चाहिए। तो आई का जो डिस्टेंस विजन होना चाहिए 6/9 होना चाहिए बेटर आइज के लिए, और थोड़ी बहुत इफेक्टिव है तो 6/12 होना चाहिए। ठीक है, तो ये तो नॉर्मल सी चीजें हैं जो आपको पता है, आपको आता ही है। आगे हम देखते हैं यहाँ पर क्या लिखा गया, ड्यूरिंग मेडिकल एग्जामिनेशन ऑफ द कैंडिडेट द यूज ऑफ कॉन्टेक्ट लेंस इज नॉट बी अलाउड, है ना। तो किसी भी तरह का आपको लेंस यूज नहीं करना है आपकी आंखों में, ये सारी बातें लिखी गई हैं। इसके अलावा लिखा गया है इट इज नॉट नेसेसरी और ले डाउन एनी लिमिट ऑफ मिनिमम नेक्ड आईज विजन, बट इट इज डिजायरेबल दैट द नेक्ड आई विजन ऑफ द कैंडिडेट शुड बी रिकॉर्डेड बाय द मेडिकल बोर्ड। तो आपका नेक्ड आई टेस्ट ही किया जाएगा, आपको कोई भी चश्मा या फिर कोई भी अदर लेंस वगैरह लगाने की इजाजत यहाँ पे नहीं दी गई है। इसके बाद यहाँ पे देखिए लिखा है फुंडुस एग्जामिनेशन। अब ये फुंडुस एग्जामिनेशन क्या होता है वो आप यहाँ पे समझ लीजिए कि फुंडुस एग्जामिनेशन क्या होता है। तो देखिए फुंडुस एग्जामिनेशन कुछ इस तरीके से होता है कि आपके आईज की नॉर्मल जो टेस्टिंग है वो की जाती है। इसमें आपको आईज से रिलेटेड जो डिसऑर्डर्स होते हैं वो पता चलते हैं कि आपके रेटिना में, कॉर्निया में, या जो लेंसेज हैं उसमें किसी भी तरह का डिफेक्ट है या नहीं है। तो ये मिलाकर कुल ये हो गया कि ये नॉर्मल एक आई टेस्ट होता है जो हर स्टूडेंट का किया ही जाता है। ठीक है, अगर इसमें किसी भी तरह का आपका ऐसा कुछ कंडीशन देखा जाता है जिसमें कि वो प्रोग्रेसिव हो या फिर वो और ज़्यादा बढ़ सकता है, आपके आईज विजन को वो डिफेक्ट कर सकता है, तो ऐसे में आपको यहाँ पे अनफिट कर दिया जाएगा। इसके बाद आपका कलर विजन टेस्ट होगा, और आपको पता है कि कलर विजन टेस्ट में क्या होता है। तो देखिए इस तरह के कुछ डॉटेड दिए जाते हैं, इन डॉटेड के अंदर कुछ नंबर्स लिखे होते हैं, उन नंबर्स को आपको पहचानना होता है कि नंबर्स क्या लिखा गया है। जैसे आप अभी देख सकते हो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, तो आप बता देंगे 7 है, ये 13, ये 16 है। ये अगर आपको ये अच्छे तरीके से दिख रहा है दैट मीन्स कि आपका कलर विजन जो है वो एकदम सही है। ठीक है, तो इसमें कलर विजन टेस्ट हो जाएगा। इसमें कलर विजन टेस्ट में आपका जो टाइमिंग होता है ना वो 5 सेकंड का होता है, डिस्टेंस 4.9 मीटर तक की भी हो सकती है। ठीक है, जो कि हायर ग्रेड कलर प्रोसेसन है, और लोअर ग्रेड में भी 4.9 मीटर की ही होती है। ये हो गया। इसके अलावा फील्ड ऑफ विजन टेस्ट किया जाएगा। फील्ड ऑफ विजन टेस्ट में क्या होता है कि देखिए आपके दोनों आई से कितनी डिग्री पे आप देख सकते हो। जैसे ये जो आप ब्लू कलर देख रहे हो यहाँ तक, ये आपका लेफ्ट वाला आई से दिख रहा होगा इतना डिस्टेंस, और राइट वाले आई से ये रेड वाला दिख रहा है, और दोनों मिलाकर ये पूरा पूरा दिख रहा है। तो कितना एरिया आप कवर कर रहे हो। कुछ लोगों को वाइड रेंज दिखाई नहीं देता, उनकी प्रॉब्लम होती है, तो ऐसे में आपको अनफिट यहाँ पे करा जा सकता है। इसके अलावा नाइट विजन टेस्ट होगा। नाइट विजन टेस्ट जो होता है, अंधेरे में आपको अच्छे से दिख रहा है या नहीं दिख रहा है ना, डार्क एंड रूम होगा, और वहां पर कुछ चीजें आपको दी जाएंगी, 4 20 to 30 मिनट्स आपको वहां पे रुकना होगा। ठीक है, क्योंकि आप डायरेक्टली लाइट से जब रूम में जाते हो तो आपको अचानक से कुछ भी दिखाई नहीं देता, तो कुछ देर तक आपको रुकना होगा। इसके बाद क्या लिखा, कैंडिडेट्स ऑन स्टेटमेंट शुड नॉट ऑलवेज बी रिलाइड अपॉन बट शुड बी गिवन टू ड्यू कंसिडरेशन। तो आपको देखिए वहां पर आपको जाना होगा, और उसमें आपसे कुछ चीजें पढ़ने के लिए बोली जा सकती है, या फिर कुछ ये ऑब्जेक्ट्स होंगे जिनको देख करके आपको पहचानना होगा कि वो कौन सी चीज है जो अंधेरे कमरे में रखी जाएगी, मतलब लाइट बहुत ही कम होगा। तो उसमें आपको थोड़ा सा मैनेज देखना होगा अच्छे तरीके से, ताकि आप पहले जाए अंधेरे कमरे में तो ऐसा करें अपनी आंखें क्लोज करके रखें और आराम से खोलें, ताकि रूम में अंधेरा भी होने पर जब आप अच्छे से देखते हैं तो चीजें सही से दिखाई देती हैं। तो नाइट विजन टेस्ट आपका यहाँ पे हो जाएगा। इसके अलावा क्या लिखा गया, ऑक्यूलर कंडीशन देन अदर देन विजुअल एक्यूटी। लिखा गया ऑस्कुलर कंडीशन है डिजीज विच शुड बी कंसिडर्ड, मतलब एक टेस्ट किया जाएगा जिसमें आपको लिखा गया ऑर्गेनिक डिजीज या स्क्विंट, ये दो तरह की टेस्ट होती हैं। इसमें आपसे चेक किया जाएगा कि आपकी आंखों में जो रिफ्रैक्टिव एरर, प्रोग्रेसिव रिफ्रैक्टिव एरर है क्या। ठीक है, रिफ्रैक्टिव एरर क्या होता है कि जैसे लाइट आपकी आंखों में जा रही है तो उसका जो रिफ्लेक्शन है वो सही तरीके से हो रहा है नहीं हो रहा है ना, वो कहाँ पर जैसे कि लाइट जो होती है वो जा करके आपके रेटिना पे पड़नी चाहिए, तो वहां पे वो जा करके सही तरीके से पढ़ रही है नहीं पढ़ रही है। तो इस तरीके से आई विजन टेस्ट यहाँ पे काफी सारे किए जाते हैं। दूसरी बात लिखी है कि वन आइड पर्सन अगर है तो क्या उसे यहाँ पर मिलेगा मौका, तो बिल्कुल नहीं। देखिए वन आइड पर्सन है तो जो भी गैजेटेड पोस्टिंग होती है उसमें उनको मौका नहीं मिलता है। ठीक है, इसके अलावा रिलैक्सेशन ऑफ कंडीशंस दिए गए हैं, कुछ क्या रिलैक्सेशन यहाँ पे मिल सकता है। तो देखिए यहाँ पर कुछ स्पेशल रीजंस होंगे तभी जाकर के आपको रिलैक्सेशन मिल सकता है, ऐसे यहाँ पे कोई और चीज मेंशन नहीं की गई है। ठीक है,
तो ये इतनी सारी बातें यहाँ पर लिखी गई है। अब यहाँ पे लिखा गया जो इम्पोर्टेंट बात है जो मैंने आपको बताया था यहाँ पे कि प्रोविजन फॉर रिकंसिडरेशन ऑफ एडवर्स रिपोर्ट्स। अगर आपका जो रिपोर्ट आया है वो आपके आपके अकॉर्डिंग लग रहा है कि वो गलत रिपोर्ट है, तो क्या आपको दोबारा किसी दूसरे बोर्ड में रीटेस्ट कराने का मौका मिलेगा या नहीं मिलेगा? तो ये आप देख लीजिए, यहाँ पे लिखा गया है कैंडिडेट्स आर वार्न्ड दैट देयर इज नो राइट टू अपील फ्रॉम अ मेडिकल बोर्ड स्पेशल और स्टैंडिंग अपॉइंटेड टू डिटरमाइन देयर फिटनेस फॉर द एबव सर्विस। तो पहली बात है कि यहाँ पर आपको कोई राइट नहीं है कि आप ये अपील कर सके मेडिकल बोर्ड को कि दोबारा से रिकंसिडर मेडिकल किया जाए। लेकिन इफ however government are satisfied on the evidence produced before them of the possibility of an error of judgment in the decision of the first board, then it is open to government to allow an appeal to a second board, है ना। लेकिन अगर आप मान ले कंप्लेन करते हैं और उसमें जो भी आपने एविडेंस दिए और उस एविडेंस को देखकर गवर्नमेंट को ये लगता है कि जजमेंट जो है वो जो है वो एरर है, उसमें एरर पाया गया है, तो ऐसे कंडीशन में अगर गवर्नमेंट अलाउ करती है तो ही आपको सेकेंड बोर्ड में जाने का मौका दिया जाएगा। तो कहीं ना कहीं ये काफी ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड होगा। और इसमें ये लिखा गया है कि सच एविडेंस शुड बी सबमिटेड विद इन 1 month on the date of communication in which the decision of the first medical board is communicated to the candidate। मतलब ये हुआ कि जब आपका मेडिकल हुआ और उसमें आपको लगा कि आपके साथ एरर जजमेंट हुआ है, तो आपके पास बस 1 महीने का टाइम होगा और उस 1 महीने में ही आपको सारे एविडेंस गवर्नमेंट को सबमिट करने होंगे। अदरवाइज जो भी आपका रिक्वेस्ट है उसे आपको नहीं कंसिडर किया जाएगा। दूसरी बात लिखी गई है कि इफ एनी मेडिकल सर्टिफिकेट इज प्रोड्यूस्ड बाय द कैंडिडेट as a piece of evidence about the possibility of an error of judgment in the decision of the first board, this certificate will not be taken into consideration unless it contains note by the medical practitioner concerned to the effect that it has been given in full knowledge of the fact that the candidate has already been rejected or is unfit for service by a medical board। मतलब कहने का ये हुआ कि आपने जो सर्टिफिकेट जो आप गवर्नमेंट के सामने दोगे उस सर्टिफिकेट में जो रीजन आप दे रहे होगे वो वही रीजन होना चाहिए जिस वजह से आपको अनफिट किया गया था। मतलब सपोज दैट आपको आई में अनफिट किया गया कि आपका आई विजन सही नहीं है, आपका कलर विजन टेस्ट में आप डिस्क्वालीफाई कर दिए गए हैं, लेकिन आपको पता है कि आपका कलर विजन ठीक है, तो आपको वही मेडिकल सर्टिफिकेट देना होगा गवर्नमेंट के सामने कि आपको ये बताना होगा कलर विजन में आपको अनफिट किया गया था जबकि आपका सही है। आपको दूसरी वजह से एविडेंस वहां पे देंगे, दूसरे किसी कारणों को लेकर के, तब वहां पर आपको कोई भी कंसिडरेशन नहीं किया जाएगा। अब जो दूसरी बात आगे लिखी गई है कि टेम्पोरली अनफिट जो कैंडिडेट है उन्हें कितना टाइम मिलेगा दोबारा से एग्जाम देने के लिए। ठीक है, तो देखिए इसमें लिखा गया इन द केस ऑफ कैंडिडेट हु आर टू बी डिक्लेयर टेम्पोरली अनफिट द पीरियड स्पेसिफाइड फॉर री एग्जामिनेशन शुड नॉट ऑर्डिनरली एग्जिस्ट 6 months एट द मैक्सिमम। तो मैक्सिमम टू मैक्सिमम 6 महीने का आपका टाइम होगा, उससे ज्यादा टाइम आपको नहीं मिलेगा। ठीक है, किसी भी तरह का कोई भी आपके अंदर फॉल्ट होता है और आपको टेम्परली अनफिट किया जाता है तो 6 महीने के अंदर अंदर आपको उसे करेक्ट करके दोबारा से एग्जामिनेशन कराना होगा। अगली बात जो लिखी गई है जो वुमेन्स के लिए है, लिखा गया कि अगर वुमेन कोई है और अगर वो प्रेग्नेंट है तो ऐसे में क्या होगा, क्या उन्हें फिट किया जाएगा या फिर अनफिट कर दिया जाएगा। तो लिखा गया कि अ फीमेल कैंडिडेट हु as a result of test is found to be pregnant need not be declared temporarily unfit unless the nature of the job requires strenuous physical exercise or elaborate training, है ना। तो देखो अगर कोई महिला है अगर वो प्रेग्नेंट है तो भी उन्हें टेम्पोरली अनफिट नहीं किया, मतलब उसे फिट किया जाएगा, टेम्पोरली अनफिट नहीं किया जाएगा। अनफिट होने की तो कोई बात ही नहीं, मतलब अनफिट इस बेसिस पे नहीं किया जा सकता। हो सकता है टेम्पोरली अनफिट किया जाए अगर जिस जॉब में वो जा रहे हैं वहां पर काफी हार्ड फिजिकल एक्सरसाइज करना पड़ रहा है या फिर जो ट्रेनिंग है वो काफी थोड़ा सा फिजिकली ज्यादा लेबर करना पड़ेगा, तो ऐसे में उसे टेम्पोरली उन्हें लीव अनफिट कर दिया जाएगा और कुछ टाइम बाद उन्हें आफ्टर द बर्थ या फिर उसके बाद आने का मौका दिया जाएगा। लिखा गया है कि lady doctor empaneled as contact medical practitioner if found to be pregnant will be considered for appointment 3 months after the date of their delivery when they would be expected to fit or full duties, है ना। तो अगर ऐसा होता है तो आपको टाइम दिया जाएगा और 3 month आफ्टर डिलीवरी आप दोबारा से वहां पे ज्वाइन कर सकते हो।
ठीक है। तो ये सारी बातें लिखी गई हैं। तो कुल मिलाकर के जो ग्रुप ए की जो लेवल 6 की जो जॉब है, उसमें किस तरीके से मेडिकल एग्जामिनेशन होगा, क्या टेस्ट होगा, ये सारा कुछ मैंने यहाँ पे बता दिया। और उम्मीद करता हूँ कि आपके जो भी डाउट्स हैं वो सारे डाउट्स यहाँ पे क्लियर हो गए होंगे। तो डेफिनेटली काफ़ी लंबा टाइम निकल गया, अभी 35 मिनट से अप्रोक्स ज़्यादा ही हो चुका है। तो आपको अगर ये वीडियो काफ़ी काम की लगी और आपको लगा कि ये जो मैंने बातें बताई यहाँ पर निकाल करके लेकर आई इंडियन रेलवे मेडिकल मैनुअल से, जो आपके लिए इम्पोर्टेंट था, तो प्लीज़ आप ज़रूर इस वीडियो को अभी के अभी लाइक करिए, ठीक है, और चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिए, ताकि ऐसी इंपॉर्टेंट जो भी इन्फॉर्मेशन होगी मैं आपको लेकर के आता रहूँगा, ठीक है। चलिए आज के लिए इतना ही रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आपका दिन शुभ रहे। जय हिंद, जय भारत।